कैसे आप सब लोग। अभी हम आज डिस्कस करने वाले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्वेश्चन पेपर along with its answer for physics and the exam was held on 2015 में एग्ज़ाम हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ जेई एटीसी। आपको बहुत ध्यान से देखना, ये इसके लिए हम आज जो फिज़िक्स के जो क्वेश्चंस है वो आज हम देखने वाले हैं। फिज़िक्स में 30 क्वेश्चंस आते हैं। ओके गाइस, सो इसको हम आज डिकोड करेंगे। एंड इसमें मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो पूरा क्वेश्चन पेपर स्टडी की है अब तक के, मतलब जो कुछ 2-3 साल के अपने पास में रिकॉर्ड्स में है, तो उन सभी में आपको नियर अबाउट 80% जो फिज़िक्स है ये क्या मिलता है दोस्तों, आपको पूरा थ्योरी पार्ट मिलता है। ओके, सो 80% होल इज थ्योरी। सो हम अभी हमसे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी हम आपको समझाएंगे। एंड फिर जो प्रॉब्लम कुछ बच जाएंगे, शायद ऐसे 2-3 प्रॉब्लम्स थे, और मैं सब्सिक्वेंट जब मैथ्स का लेक्चर लेके आऊँगा तभी आपको प्रॉब्लम समझा दूंगा। ओके, सो ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम वेस्ट नहीं करते, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये क्वेश्चन आईडी 5917। यहाँ पे बोला गया अ सबवे ट्रेन, सबवे मतलब छोड़ दीजिए, ट्रेन है जो कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे देखिए आपको एक एक क्वेश्चन में जो छोटी छोटी बातें जो दी होती है उसको ध्यान में रख के आपको मतलब सारे वैल्यूज नोट डाउन करने। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जो मेरे लेक्चर्स करते हैं उनको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी हम यू से डिनोट करते हैं। अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है और लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाके लेक्चर्स देखिए, उसके बाद इस पे आइए। तभी क्वेश्चन आपको कैसे मेरे लेक्चर से ही आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से करते आएगा, ये मैं आपको मतलब यहाँ पे आपको समझ जाएगा। ओके, सो a subway train starts from rest at a station and accelerate at the rate of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना कर रही है वो ट्रेन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फॉर टी इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके, टाइम पीरियड दिया है टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। सो अभी आगे वो कहते हैं कि द ट्रेन रन्स एट कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकेंड्स। मतलब एक्सेलरेट करने के एक पॉइंट बाद, मतलब जहाँ तक उसका एक्सेलरेशन कंप्लीट हो गया उस पॉइंट के बाद ट्रेन उसी स्पीड पे कितना टाइम चलती है, 30 सेकेंड। मतलब इसको हम नेक्स्ट जो टाइम है वो है टी इक्वल टू 30 सेकेंड। ठीक है, एंड उसके बाद वो डी एक्सेलरेट करती है, मतलब एक्सेलरेट ही करती है लेकिन उसको हम निगेटिव से डिनोट करेंगे एट द रेट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं बोला गया है, यहाँ पे मैं पिक्टोरियल फॉर्म में आपको समझाना चाहूँगा कि एक स्टेशन है, यहाँ पे एक ट्रेन है। ठीक है, इसको सपोज आपको ए से बी के बीच में जाना है, ये दो स्टेशन है। तो यहाँ से ट्रेन निकलती है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, एक्सेलरेट करती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉर टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक। ओके, एंड फिर टी इक्वल टू 30 सेकेंड तक वो सेम उसी स्पीड से चलती है, देन वो डी एक्सेलरेट करती है। मतलब कि सिंपल वे में कहा जाए तो जो ट्रेन का जो ये रहता है, मतलब ड्राइवर जो रहता है वो ब्रेक लगा देता है एंड इसलिए वो डी एक्सेलरेट करती है। सो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन दिस। ओके, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला मतलब क्या है, ये लॉज ऑफ मोशन है, हम उसी को फॉलो करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अभी हमको पता है यहाँ पे u 0 है, हमको a दिया है 2 एंड t दिया है 10। सो इसके हमें जो मतलब जब वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बाद जब एक्सेलरेट होकर कांस्टेंट स्पीड पे जब वो आ रही है तो वो स्पीड हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ओके, सो अभी हमें वो जो ट्रेन है वो ये 30 सेकंड्स में कितना चली वो हम पहले देख लेंगे। ठीक है, मतलब टी इक्वल टू 30 सेकंड्स में कितना चली। सो उसका यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ यहाँ पे आपको पता है कि उसका जो स्पीड थी वो मिली उसको 20, टाइम पता है।
तो डिस्टेंस इक्वल टू आपको भी पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मतलब वो 30 सेकंड्स में कितनी चली ट्रेन एट दैट कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, जबकि यहाँ से निकल जाएगा। सो ये कितना निकला आपको, 600 मीटर। ओके, ये हमने निकाला S1। इसके बाद हम निकालेंगे, सपोज S2 हमें निकालना है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 20 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। आपको पता है जब ट्रेन फाइनली रुकती है तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 माइनस यू, मतलब यहाँ पे जो उसने वेलोसिटी अटेंड की थी वही वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी, मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। 20 स्क्वायर जो बनता है कितना होता है, 20 स्क्वायर इज 400 इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे दिया गया, -4, यहाँ पे भी हमने लिख के रखा है -4। एंड डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम डिनोट करते हैं सपोज S2 से। तो यहाँ पे अगर आपको अगर मैथमेटिक्स आता होगा तो ये डायरेक्टली S2 इक्वल टू 50 मीटर आ जाएगा। ओके, एंड अभी हमने कौन सा डिस्टेंस निकाला, देखिए हमने ये ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। हमने जो 30 सेकंड्स तक वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है वो डिस्टेंस निकाल लिया, ये डिस्टेंस निकाल लिया, मतलब जब वो डीएक्सेलरेट करती है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि जब वो एक्सेलरेट कर रही है ट्रेन तो वो कितना डिस्टेंस मतलब कवर करेगी। तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला लगेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ओके, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा 0, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 20 स्क्वायर वो आ जाएगा 400 माइनस 0 लिख देता हूँ इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, एंड यहाँ पे हम S को लिख सकते हैं S3 लिख देंगे। सो यहाँ पे 2 2 4, S3 हमें मिल जाएगा 100। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे सपोज इसको S कहते हैं, तो ये सम होगा S1 प्लस S2 प्लस S3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, S1 हमें कितना मिला 600 प्लस S2 कितना मिला 50 प्लस S3 कितना मिला 100। तो आप सब कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 750 मीटर। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन is 750 मीटर। ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 750 मीटर। ओके गए, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो यहाँ पे पूछते हैं हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज वेक्टर। सो जैसा कि मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी को जो होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है। मैग्नीट्यूड मतलब एक कौन सा भी उसका वैल्यू होगा, जैसे कि लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है ऐसा टाइप में। एंड वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसको क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये भी कंसेप्ट मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, सो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ वहाँ जाके रेफर कीजिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे हम पहले जो रॉन्ग आंसर है उनसे शुरुआत करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट आंसर ही करेक्ट क्यों है। ओके, वॉल्यूम। तो सपोज आप एक वॉल्यूम किसका निकालते हैं, आपके घर पे जो गैस सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम निकालते हैं, उसको कोई डायरेक्शन होता है क्या, मतलब आप कहीं से भी उसको मेजर कीजिए दैट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, राइट। सो वॉल्यूम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगल, ये तो सबसे सिंपल है। देखिए एंगल, आप इधर से इसको मेजर कीजिए, यहाँ से इस कौन से भी डायरेक्शन से किसी को भी मेजर कीजिए, एंगल थीटा ही रहेगा। वो डायरेक्शन के डिपेंडेंट है क्या, नहीं है। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्पीड, अगर यहाँ पे स्पीड की जगह वेलोसिटी बोलते तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो स्पीड जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस आपको भी पता है, मतलब ऐसा कौन से भी पाथ से डिस्टेंस हो सकता है, वही जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ जॉइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स होता है। सो इसके वजह से जो है ये स्पीड भी जो है दिस इज ऑल्सो नॉट एन वेक्टर क्वांटिटी। सो हमारे पास ऑप्शन बचता है एरिया। अभी देखिए एरिया को वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका
मतलब जो डायरेक्शन होता है हमेशा आउटवर्ड्स रहता है। तो इसलिए जो है हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, राइट गाइस। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो दिस इज इट। यहाँ पे हमें पूछता है if the universal gravitational constant were decreasing with time। okay, universal gravitational constant शायद आपको पता ना हो इसलिए बता देता हूँ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं जी से। वे डिक्रीजिंग विद टाइम, देन द सैटेलाइट ऑर्बिट विल स्टिल मेंटेन इट्स। सो मतलब यहाँ पे ये कहा गया है हमें कि जो जी है ये टाइम के इम्पैक्ट से ऐसा डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो सैटेलाइट एक ऐसा ऑर्बिट में है जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, मतलब एक इलिप्टिकल पाथ में जो घूमता है, उससे मतलब उस पर क्या होगा। तो हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है इस पे जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका कोई भी मतलब इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटी जो है इसमें जो जी का इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। सो इसलिए जो सैटेलाइट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, एंड अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेलोसिटी विथ अ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी फायर्ड सो दैट इट escapes द अर्थ ग्रेविटेशन डज नॉट डिपेंड ऑन। ओके, मतलब एक आपको सैटेलाइट को अर्थ के बाहर अगर आपको फेंकना है, ठीक है, एक सैटेलाइट को आपको अर्थ के बाहर मतलब उसके ऑर्बिट में अगर लगाना है, तो उसका जो एस्केप वेलोसिटी होगा, एस्केप वेलोसिटी मतलब कैसे कह सकते हैं कि जो अर्थ का जो ये है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे उसको निकलने के लिए उसका एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं होता। तो सबसे पहले मतलब आपको शायद यहाँ से कंसेप्ट समझ गया होगा। ये अर्थ है, ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ से अगर मतलब अर्थ का आपको पता है ग्रेविटेशन हमेशा ऐसा अंदर की तरफ खींचता है, लेकिन यहाँ से अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बाहर अगर फेंकना होगा यहाँ के लिए, मतलब वो एक ऐसा ऑर्बिट में घूमे या फिर इससे भी बाहर अगर जा सके, ठीक है, सो उसका जो एस्केप वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड नहीं होता। सो आपको पता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये मैं जब ग्रेविटेशनल का चैप्टर जब लूँगा तब आपको ये फॉर्मूला मतलब पता चल जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख के देता हूँ। ये होता है √2 GM/r, ठीक है। तो यहाँ पे जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ दैट प्लैनेट। एम क्या होता है, मास ऑफ दैट प्लैनेट। ये दोनों प्लैनेट प्लैनेट की बातें कर दूँ मैं, ठीक। एंड आर इज ऑल्सो रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने देखा ये तीनों चीज़ों जो है, ये तीनों चीज़ें जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्लैनेट के ऊपर, ना कि वो कोई भी मतलब जो आपको सैटेलाइट बाहर फेंकना है, बॉल भी अगर आपको बाहर फेंकना है, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे तीन जो ऑप्शंस जो है, ठीक है, सो उसमें हमें दिया है कि मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हमने देख लिया क्योंकि हम अर्थ से अगर बाहर फेंक रहे हैं उसको। फिर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस जो है वो भी हमारा अर्थ का है, यहाँ ये भी उसको इम्पैक्ट करेगा। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे जी भी है, वो भी उसको इम्पैक्ट करेगा। सिर्फ इम्पैक्ट क्या नहीं करेगा, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब कि आप जिस ऑब्जेक्ट को आप बाहर फेंकना चाहते हैं उसका जो मास है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओके, सो अभी हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ। ये पूरा का पूरा ही थ्योरी क्वेश्चन दे दिया है, पूरा का पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये अगर आप, मैं जब आपको ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको डायरेक्ट ये जो लॉज है थर्मोडायनेमिक्स के वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। एंड इससे जो है एंट्रोपी आता है, ठीक है।
ठीक है। सो ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एंट्रोपी के टर्म की कंसेप्ट लाता है। सो ये थ्योरी पार्ट है, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको आसानी से ध्यान में आ जाएगा। अभी कुछ लोगों ने कहा कि सर प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कीजिए, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं तो मैं मतलब एट द लास्ट, क्योंकि मैंने खुद ने एनालाइज कर लिया था, उसके बाद जब पूरा सिलेबस हो जाता तब आपको ध्यान में आता कि अरे सर ने जो पढ़ा है वही है। तो ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं, मैं अभी भी आपको पढ़ाना चाहता हूँ और आगे भी पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द मैनिफेस्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। मतलब सॉलिड में कैसे आपको भी पता है, एक अगर यहाँ पे हमने स्टोन लिया, यहाँ पे जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, मतलब इनके अंदर मिनिमल स्पेस रहेगा। ठीक है। सो ये जो है, ये किसका कॉन्सिक्वेंस है, मतलब ये जो थ्योरी हमने बताई ये किसके इससे है। सो ये जो होता है वो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। ओके, ये जो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका थ्योरी पार्ट में अभी अगर बताने गया तो ये बहुत टाइम ले लेगा, लेकिन इसका जो है तो ये मतलब मैं आपको एक शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये बोलता है इन एन एटम, मतलब एक कोई भी एटम में, ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मतलब अभी अपने अगर पढ़ भी लिया ये तो आपको ध्यान में रहेगा, और एग्जाम में बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आ गया कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है भाई, तो आपको पता रहना चाहिए। नो टू इलेक्ट्रॉन्स will have the same set of quantum numbers, same set of quantum numbers। तो अभी के लिए तो आप ये डेफिनेशन ध्यान में रखिए, बाकी इसमें जो क्वांटम नंबर जो है एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिटेल में क्या है, ये जब हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर ये जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें हमें कवर तो कर ही लेंगे। ओके गाइस, तो अभी चलते हैं ठीक है। डिस्क शेप मैग्नेट, मतलब ऐसा एक मैग्नेट जिसका शेप एक डिस्क की तरह हो, लेविएट अबाउट अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब एक ऐसा कोई सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उसके ऊपर ये ऐसा तैरता है, दैट हैज़ बीन कूल्ड बाय लिक्विड नाइट्रोजन, मतलब इसको जो है ये लिक्विड नाइट्रोजन से ऐसे कूल किया, तो इसके ऊपर जो है एक डिक्सेप मैग्नेट ऐसा तैरता है, मतलब यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऊपर रख दोगे तो वो तैरता है। क्यों होता है, क्योंकि जो सुपर कंडक्टर होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। सो ये भी पूरा थ्योरी का पार्ट है। अभी तक आपने देखा कि मैक्सिमम एक क्वेश्चन आया अभी तक जो प्रॉब्लम था, लेकिन बाकी जो सब क्वेश्चन है वो थ्योरी रिलेटेड ही। सो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, जो थ्योरी में आपको क्लास में पढ़ाता हुआ ना। तो जो सुपर कंडक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। सो ये हो गया सुपर कंडक्टर का क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो इन एन आइडियल गैस इंजन, मतलब जो एक गैस का जो इंजन रहता है इन अ कैरनोट साइकिल। ओके, ये क्वेश्चन जो है पहले बता देता हूँ, ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है थ्योरी। ओके, operates in a Carnot cycle. It absorbs heat at a temperature T1. So it absorbs heat at a temperature T1, मतलब जो है तो जो हीट एब्जॉर्ब करता है कौन से टेम्परेचर पे, T1 पे, एंड एग्जॉस्ट हीट मतलब हीट बाहर फेंकता है कौन से टेम्परेचर पे, T2। सो इफिशिएंसी ऑफ दैट इंजन इज, सो इफिशिएंसी के लिए बेसिक जो फॉर्मूला होता है
T1 माइनस T2, मतलब जो अंदर रहता है टेम्परेचर माइनस जो बाहर छोड़ता है टेम्परेचर डिवाइडेड बाई T1। तो ये भी पूरा देखा आपने, क्वेश्चन थ्योरेटिकल था। तो चलते हैं हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे हमें बोला गया है, ये जो क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन टू वेव्स of two wave trains of same amplitude and nearly same frequency moving in the same direction। मतलब दो ऐसे वेव्स की जो है ट्रेन्स है, ठीक है। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको मैं यहाँ पे अभी शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मूविंग इन द सेम डायरेक्शन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बीड्स, मतलब जो गाने की जो बीड बनती है ना, तो ऐसे ये दोनों मिलके कोई तो एक ऐसे बीड बना रही है। ओके, द मैक्सिमम लाउडनेस हर्ड एट द वैक्सिंग इन is in n times the loudness of each of the wave component। तो यहाँ पे जो है टोटल टू वेव्स है हमारी। तो दो वेव्स जब सुपरपोजिशन मतलब सुपरपोज जब होती है तो उन दोनों का जो है एडिशन हो जाएगा। तो जो वैल्यू ऑफ एन जो यहाँ पे हमें पूछा है, तो उसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन मैंने नोट करके रखा है, इसका जब हम नेक्स्ट इसमें लेंगे ये क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ओके, 5926। देखिए अब आया कि जो मिलिकन्स का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, ये भी हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा टॉपिक है उसी में हम इसको सीख लेंगे। सो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे क्वांटाइज होता है, ये एक मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जब किया था तब उसने उसको डिराइव किया था, मतलब वो तब उसे उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो पता चला था। तो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जब हम ये हमारा टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चैप्टर में कवर करा दूंगा मैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है ये होता है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे। ठीक है, ये अभी आपको इसका थेरी पार्ट अगर बताना चाहूँगा तो ये बहुत लंबा है, ये कम से कम मतलब 15 से 20 मिनट का एक अकेला लेक्चर है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये मैं फिलहाल आपको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन जस्ट आपको एक बताने के लिए बता देना चाहता हूँ कि डेल इसको बोलते हैं, ये बी है, ठीक है, इक्वल टू म्यू इंटू जे। ओके, सो ये आपको याद रखना है, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू इंटू जे। ओके, सो फिर चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये बोल रहा है, ठीक है। गॉस लॉ आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स में भी है, लेकिन ये रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला गॉस लॉ है। ठीक है, so the electric field along a thin charged wire varies upon, ये जो इसका रिलेशन है ये डायरेक्टली ऐसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होता है ये। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही वैरी करके इन्होंने दिए, मतलब थियोरेटिकल तो क्वेश्चन है ही, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने जो क्वेश्चंस ऐसे दिए मतलब कि हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चंस दिए। एंड ये भी जो एक क्वेश्चन है, सॉरी हाँ, ये दो जो क्वेश्चन है, मतलब ऊपर का एक क्वेश्चन हो गया था, अभी ये एक क्वेश्चन एंड और ये एक क्वेश्चन। ओके गाइस, सो ये हम जब मैथ्स का हमारा प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे तब हम ये क्वेश्चन देख लेंगे। अभी आते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ, द कोरोना अराउंड द मून। अभी कोरोना अपना वाला कोरोना नहीं है, अभी जो चल रहा है ये अलग कोरोना है, उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये सपोज चांद है, चांद के आसपास आप कभी कभी देखिए थोड़ा सा ऐसा वाइट वाइट आपको नज़र आता है, थोड़ा सा, मतलब कि कभी जब
मतलब आप देखेंगे ना चांद को, कभी आप पूर्णिमा की रात को अगर जब आप चांद को देखेंगे, सो इट ग्लोज, ठीक है। सो दैट ग्लोइंग इज कॉल्ड एज कोरोना। अभी ये कोरोना का मतलब अलग हो गया है, लेकिन वैसे वो ग्लोइंग को जो बोलते हैं वो बोलते हैं कोरोना। ओके। एंड उसके बाद इस सीन व्हेन इट व्यू ऑन द फॉगी और मिस्टी नाइट, मतलब जब एक फॉगी नाइट, मतलब कैसे बोले, जब एक धुआं वाली जब रात होती है, मतलब थोड़े से उसमें एयर पार्टिकल जो होते हैं वो डस्टी टाइप में जब होते हैं, या फिर एक ड्यू जो रहता है, सो ऐसे इसमें हमको चांद और ज़्यादा ऐसे क्यों दिखता है, मतलब वो ज़्यादा ग्लो क्यों करता है। सो इसका रीज़न जो है डिफ्रैक्शन पार्टिकल्स ऑफ द एयरबोर्न वाटर ड्रॉपलेट, मतलब जैसे मैं आपको बताया कि एयर में जो है वो ड्यू रहता है, सो ड्यू की वजह से जो है हम कभी भी आप पानी के दूसरी तरफ एक कोई चीज़ देखिए वो आपको थोड़ी सी धुंधली धुंधली दिखाई देगी। सो इसलिए क्या होता है जब ऐसे जब रात में जब ड्यू होता है, तो जब हम चांद को देखेंगे सो इट जैसे एक आपको डिफ्रैक्ट होके दिखेगा, मतलब एक थोड़ा डिस्टॉर्ट होके दिखेगा। सो इसलिए इसका आंसर है डिफ्रैक्शन पार्टिकल्स ऑफ द एयरबोर्न वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। इन कोल्ड सीजन व्हेन द लेक फ्रीजेस, मतलब जब एक तालाब सपोज जैसा हमने पकड़ा, इसके जब ये ठंडी है, मतलब इंडिया में तो ये फ्रीज नहीं होता है, बाई चांस जम्मू एंड कश्मीर साइड वगैरह होता है। सो व्हेन द ओनली द टॉप फ्रीजेस, मतलब जो है ऐसा ऊपर का फ्रीज होता है, लेकिन नीचे का जो है ये सब पानी रहता है। सो इसका ये रीज़न पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो ये पानी रहने की वजह से यहाँ पे जो मछली एंड ऑल है वो सर्वाइव कर पाती है। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारा जो टॉपिक है सरफेस टेंशन के ऊपर। ठीक है। तो जो वाटर का डेंसिटी जो होता है मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसका यही रीज़न है। ठीक है। बाकी पुअर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, ये इसका रीज़न नहीं है। हीट कन्वेक्शन डज नॉट प्लेस इन द वाटर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हीट तो जाती है लेकिन कम इस पे जाती है। एंड लो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, ये भी इसका रीज़न है। सो इसलिए जो है हमारा, मतलब वाटर क्या करता है ना, जब डेंसिटी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो नीचे क्यों जाने देगा किसी को। तो इसलिए जो नीचे का जो पानी है वो पानी रहता है, वो बर्फ़ नहीं बनता है। क्योंकि अगर क्या हो जाएगा, ये अगर पूरा पानी अगर बर्फ़ अगर बन गया, तो नीचे की जो मछली एंड ऑल जो पूरा एक्वेटिक लाइफ जो है वो पूरा फ्रीज हो जाएगा। तो पूरा फ्रीज ना होने के लिए वाटर क्या करता है, खुद का जो अपना ऊपर का सरफेस है उसको कूल कर लेता है, मतलब उसको आइस बना लेता है। सो इसलिए वो, एंड तब उसका डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है। सो इसलिए वो नीचे जो है फ्रीज करता है। ओके। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था हमारा। तो ये टोटल हमारे अभी तक शायद 4 क्वेश्चन हो गए, 4 या 5। तो हम जो हमारा नेक्स्ट जो रहेगा मैथ्स वाला, जो जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन कुछ डिस्कस कराऊंगा। ओके। तो ये फिर से अभी थेरोटिकल क्वेश्चन आ गया। जब आपके फ्रिक्शन एंड ऑल वगैरह टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको इसका आंसर आप आँख बंद करके भी दे सकते हो। यहाँ पे क्या बोला है, टू मास M1 एंड M2, ठीक है, आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट एज के। ठीक है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है विथ 2 मास जो है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, विथ मासलेस स्प्रिंग, मतलब ये जो स्प्रिंग को है, ये आइडियल स्प्रिंग है ना, इसका मास जो है वो 0 बताया इन्होंने। एंड इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के। एंड टू सिस्टम इज फ्री टू ऑक्सीलेट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, मतलब कि यहाँ से आके इधर भी जा सकता है, ये यहाँ से आके इधर भी जा सकता है, फ्रीली ऑक्सीलेट हो सकता है। तो द सिस्टम ऑक्सीलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो यहाँ पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी है, जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो आएगा 1/2 पाई, सॉरी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई म्यू। एंड म्यू जो है वो एक कॉन्स्टेंट होता है, तो म्यू का जो वैल्यू इन्होंने दिया है वो आएगा M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ओके, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है,
यहाँ पे M2 चाहिए। ओके, तो ये भी एक थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी तक आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन आर थ्योरी रिलेटेड इटसेल्फ। ठीक है, अभी पूछता है द प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से अब तक हमने देख लिया, शायद 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। सो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम जल्द से जल्द हमारे क्लासेस में कवर करने का कोशिश करेंगे। सो ये आता है 1/एक्सपोनेंशियल ऑफ एच ओमेगा बाई टाउ, ठीक है, +1। ये थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है, जब आप प्लैंक कांस्टेंट पढ़ लेंगे तब आपको आंसर करते आ जाएगा। And this question is again related to thermodynamics. Okay, so thermodynamics से अब तक 2 क्वेश्चन देखे, एंड ऊपर के जो टॉपिक था उसमें हमने 3-4 क्वेश्चन अब तक देख चुके हैं। सो द हीट कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं CV से, एंड वो सॉलिड का क्या होता है। सो उसका जो वैल्यू होता है वो आता है 12 pi⁴/5 mkb, ठीक है, T/θ होल क्यूब। तो ये सब जो है इसमें के जो कॉन्स्टेंट्स कुछ कुछ है, सो इनको हम जब थर्मोडायनेमिक्स पूरा डीप में डिस्कस करेंगे तब मैं पूरा आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए आप बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। ओके, द लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ इज गिवन बाय, ये भी पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन पेपर पे टिक करना है, और कुछ भी काम नहीं आपको ऐसे क्वेश्चंस पे। एंड ऐसे जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की जो लिस्ट है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसको आपको याद रखना ही रखना है। एंड अभी ये है क्लॉसियस एंड मोसोटी इक्वेशन आर गिवन बाय, अगेन थ्योरी क्वेश्चन। ये आता है ε-1 by ε+2 इज इक्वल टू n0 अल्फा बाय 3ε0, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्क डन इन डिफॉर्मिंग अ बॉडी, मतलब एक ऐसा कोई तो ऑब्जेक्ट है, इसको जब आप डिफॉर्म कर रहे हो, मतलब इसको आप ऐसे दबा रहे हो साइड से, तो इसमें जो टोटल वर्क होता है वो कितना होता है। तो उसका जो वैल्यू होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, तो ये मतलब बहुत से क्वेश्चन इसको हम थ्योरी कहने के अलावा बोल सकते हैं कि कंसेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन है। ओके गाइस, सो चलते हैं। द लिक्विड रॉक एक्वायर अ स्फेरिकल शेप, ठीक, मतलब एक ऐसा लिक्विड रॉक जो ऐसा नीचे आता है, सो वो एक स्फेरिकल शेप क्यों ले लेता है, क्योंकि ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, एंड वो किस वजह से आती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ प्रॉपर्टी उसकी डेवलप होती है। सो इसलिए जो लिक्विड ड्रॉप है वो नीचे आते आते हैं, मतलब आप अगर रेन ड्रॉप भी अगर ऑब्जर्व करोगे, सो वो नीचे जब आएगा तब वो एक गोल बन के गिरेगा, लेकिन जब वो ऊपर से आता है तब इट्स लाइक, मतलब एक नॉर्मल लाइन में आता है। सो यहाँ पे है इन एन ऑर्बिटल मोशन द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज। सो ये कौन सा ऑर्बिट में एक अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है, सो इसका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है वो कैसा रहता है। सो ये हमेशा रहता है परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन। सपोज ऑर्बिटल प्लेन अगर ऐसा है, तो इसको जो है ये हमेशा ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब आउटवर्ड्स रहेगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन ऑफ लेटेंट हीट। अगेन ये क्वेश्चन किससे आ गए, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आ गए। आपको अगर आप ये पूरा वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आपको बताने का भी नीड नहीं है, मतलब अलग अलग वीडियोस देखने की भी नीड नहीं है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, यही कि आपको आपको ये देख के समझ जाएगा। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स से आपको 3 क्वेश्चन आ गए। तो इसका जो आंसर है वो ये है dp/dt इक्वल टू L/T इंटू V1 माइनस V2। तो इसका जो पूरा कौन से पैरामीटर को क्या बोलते हैं ये क्लासेस में हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। So the working principle of pressure gauges for measuring static pressure of fluid flowing in a pipe.
मतलब एक अगर ऐसा पाइप है, ठीक है, सो इसमें जो प्रेशर गेज में जो काम होता है फॉर मेजरिंग स्टैटिक प्रेशर, ये किस प्रिंसिपल पे बेसिस होता है? सो ये डिपेंड करता है बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। ओके, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही था भी। हाँ, सो द डिफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल स्लिट, इन अ डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट, मतलब एक ऐसा सिंगल स्लिट है इसके ऊपर से जब डिफ्रैक्शन होता है, so the angular weight of the central maximum does not depend upon मतलब distance between the screen and the slit, मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमम जो होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, सो ये थे गाइस फिजिक्स के क्वेश्चन। यहाँ से अभी फिर से मैथ्स शुरू होता है। ये सभी क्वेश्चंस मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी कौन से भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ज़रूर मुझे टेलीग्राम पे पिंग करके आप पूछ सकते हो, या फिर ग्रुप पे आप क्वेश्चन डाल सकते हो। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपका काम है, ठीक है? तो हम ऐसे ही आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहेंगे। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।